हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम कवर करने वाले एक नए टॉपिक को जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट स्टडी कर लिया था। जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। अब सेल्स की बात करें प्रोकैरियोट्स की तो वो एक प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। वही अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में तो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स कैसे है? एडवांस सेल्स है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रिमिटिव वर्सेस एडवांस में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो हमारे जो यूकैरियोट्स है इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। सपोज टू बी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, अगर हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स देखा था। ठीक है, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? मतलब डीएनए से आरएनए में फॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। ये एक सिंपली ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था हमारे प्रोकैरियोट के केस में। इसमें सिर्फ हमें जब प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक ही आरएनए पॉलीमरेज टाइप मिलता था हमको। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूँ यूकैरियोट्स के केस में तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा था तो एज सच इसको कुछ भी फैक्टर्स नहीं लगते थे। या मतलब क्या बोल सकते हैं उसमें कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा था प्रोकैरियोट्स में तो उसमें कोई फैक्टर्स नहीं लगता थे जिसके ऊपर जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करता था। ऐसा कुछ भी होता नहीं था। लेकिन हमारे यूकैरियोट्स के केस में यही चीज होती है। जैसे कि मैं बोलूं, यहाँ पे जब यूकैरियोट्स में हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है तो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स लगते हैं, तभी जाके जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है तभी वो क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में क्या होता है कि हमें पता है प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक सिंपल डीएनए होता है। लेकिन हमारे यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके सराउंडिंग में क्या होता है, डीएनए होता है प्रेजेंट। तो डीएनए जो है रिवॉल्व अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन बोल सकते हैं हम। और यहाँ पे क्रोमैटिन स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। क्रोमैटिन स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करता हूँ प्रोकैरियोट्स के केस में तो यहाँ पे एक फ्री डीएनए मेरे को देखने को मिलता है। दीज आर द कॉम्प्लेक्स थिंग्स विच आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर है? चलिए, अब यही चीज मैंने आपसे बात कर ली है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं हमारे आरएनए पॉलीमरेज की इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, मैंने कहा था अभी कि मल्टीपल टाइप्स के मिलते हैं। तो यूकैरियोटिक केस में हमको क्या देखने को मिलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 2 देखने को मिलता है, 3 देखने को मिलता है, 1 देखने को मिलता है। इस तरीके से मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं। अब यम आरएनए को जो ट्रांसक्राइब करने वाला जो पॉलीमरेज होता है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, 2 आरएनए पॉलीमरेज 2। और यही हम आज के क्लास में ज्यादातर पढ़ने वाले, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में ही हम आज ज्यादातर स्टडी करने वाले। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है बेटा? अब टीआरएनए भी होता है, उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। वही मैं बात करूं आरएनए पॉलीमरेज 1 हमारे राइबोसोमल आरएनए के लिए काम में आता है। साथ ही साथ 5S आरआरएनए जो होता है उसके लिए जो बोल सकते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज 3 लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमरेज लगते हैं बेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं जीन के स्ट्रक्चर में तो यूकैरियोटिक जीन का भी सिमिलर टू दैट जो बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रक्चर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक रीजन ही होता है। अब सपोज टू भी क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा जीन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इससे एक तरफ अपस्ट्रीम रीजन होता है, इसके दूसरी तरफ डाउनस्ट्रीम रीजन होता है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जब हमने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ा था उस वीडियो में बहुत ही डिटेल में देख लिया था। ठीक है, अब जिस तरीके से हमारे प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, प्रमोटर्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे यूकैरियोट्स में भी क्या होते हैं, कुछ प्रमोटर्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो अपस्ट्रीम रीजन में 25 to 30 न्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ पे जो निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है दैट रिप्रेजेंट कि ये अपस्ट्रीम रीजन का है। तो 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड के पास यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है दैट इज TA ये एक कंजर्व्ड या फिर कंसेंसस सीक्वेंस बोल सकते हैं हम, ये हमको देखने को मिलता है। इस सीक्वेंस में से भी जो भी TA है आगे के जो 4 है ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, कंसेंसस होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कंजर्व्ड होते हैं। और इसीलिए इसका नाम लिखा है, ये क्या बन गया, टाटा बन गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम टाटा बॉक्स। Similar to that, other promoters also present there, like BRE, ये भी एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। एक सीक्वेंस तो ऐसा सीक्वेंस होता है जो जीन के स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे प्रोकैरियोट्स के केस में तो वहां पे हमको अपस्ट्रीम में ही प्रमोटर देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे हमको डाउनस्ट्रीम में भी प्रमोटर देखने को मिलते हैं। देखिए DC, MT,
एंड डीपी। ऐसे बहुत सारे प्रमोटर्स क्या होते हैं डाउनस्ट्रीम की तरफ भी होते हैं। तो इस तरीके के प्रमोटर्स हमको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। वही मैं अगर प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो सिर्फ प्रमोटर रीजन में ही हम या फिर अपस्ट्रीम रीजन में ही क्या देखने को मिलते थे हमको, ये रहा अपस्ट्रीम रीजन, इसी रीजन में हमको क्या देखने को मिलते थे, प्रमोटर देखने को मिलते थे। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्रमोटर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की, तो किस तरीके से इनिशिएट होता है ट्रांसक्रिप्शन वो देखेंगे, बहुत डिटेल में है, ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें क्या आएंगे, फैक्टर्स लगेंगे। वहां पे क्या होता था, आरएनए पॉलीमरेज है उसको कोई भी फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद से क्या सकता था, बाइंड कर सकता था। लेकिन यहाँ पे हमको लगता है फैक्टर्स की जरूरत। देखिए ये टाटा बॉक्स है, यहाँ पे एक फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं। देखिए ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D बाइंड किया है टाटा बॉक्स के ऊपर, इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जो टाटा बाइंड बॉक्स पे बाइंड होगा उसे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, एंड टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से एसोसिएटेड कुछ फैक्टर्स होते हैं, दैट इज TAF, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक सब यूनिट होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का। अब नाम से देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करने वाला फैक्टर है। 2Q वर्ड यूज किया है, 2Q लिखा है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए हम बात करने वाले हैं, इसीलिए इसको क्या बोला है, आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए 2 रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D। अब ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D के बाइंड करने के बाद यहाँ पे और भी फैक्टर्स आते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बाइंड करता है तो यहाँ पे किंक फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब बेंडिंग देखने को मिलती है हमको। 45 to 90 डिग्री पे क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे बेंडिंग देखने को मिलती है। क्लियर है, अब क्या होगा, दूसरे भी जो फैक्टर्स है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, क्या हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A भी क्या कर सकते हैं, वहां पे बाइंड करता है। ठीक है, उसके साथ साथ एक वन मोर फैक्टर इज देयर, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D A और B बाइंड करता है तो अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है, यहाँ पे आ सकता है। ये आरएनए पॉलीमरेज जो आता तो है लेकिन एक फैक्टर के साथ में आता है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F के साथ आया है हमारा ये जो है आरएनए पॉलीमरेज 2। ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है हमारा किसके साथ आया है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F के साथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हमको पता है पॉलीमरेज एंजाइम है, एंजाइम एक बोल सकते हैं हम प्रोटीन मॉलिक्यूल है करके। ठीक है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल का क्या है, ये टेल है, तो इसको बोलेंगे हम सी टर्मिनल टेल। क्या बोलेंगे बेटा, सी टर्मिनल टेल। ठीक है, जैसे हम सी टर्मिनल टेल बोलते हैं इसको, तो ये एक टेल लाइक दिख रहा है। सी टर्मिनल क्यों बोल रहे हैं, सी क्या होता है, अगर आपको पता होगा अमाइनो एसिड की जब चेन बनती है तो 2 टर्मिनल्स बनते हैं, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। तो सी टर्मिनल पे यहाँ पे क्या हुई है, टेल फॉर्म हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल टेल। ठीक है, अब पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड किया, इसके बाद भी कुछ फैक्टर्स बाइंड करते हैं, लाइक देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E बाइंड करता है, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H बाइंड करता है। ठीक है, जैसे ही ये फैक्टर बाइंड किए, जैसे ही ये फैक्टर बाइंड किए, अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये कंप्लीट हो चुका है, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या अब ये पॉलीमरेज हमारा काम करना स्टार्ट करेगा, तो अभी भी ये काम करना स्टार्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखते हैं। क्योंकि जो ये सी टर्मिनल है ये एक टेल है, मतलब ये अमाइनो एसिड से ही बना है बेटा, अमाइनो एसिड्स होंगे, तो इसमें से जो सीरीन होता है, सीरीन एक अमाइनो एसिड है, सबको पता है सीरीन अमाइनो एसिड है, यहां पे जब तक के फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होगा तब तक के हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 आगे नहीं बढ़ेगा, और यही होता भी है। ये जो बोला था मैंने, इसको बोला था सी टर्मिनल या फिर सी टेल बोलते थे, इसको सी टर्मिनल डोमेन भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, जब तक के सीरीन के ऊपर 2 फॉस्फेट बाइंड नहीं करते, अब बाइंड कर दिया, अब क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो गया। अब ये करेगा मूव आगे की तरफ, देखिए किस तरीके से मूव कर रहा है। देखिए अब यहां से स्टार्ट हो गया हमारा एमआरएनए बनना, ठीक है, यहां तक एमआरएनए बनेगा। देखिए इसी को हम बोलते हैं इलॉन्गेशन, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलॉन्गेशन। जब हमारा एमआरएनए फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे ये इलॉन्गेशन स्टार्ट हो गया तो ये एक पोजीशन के ऊपर इतना ट्रांसक्राइब करने के बाद
यहाँ पे ये पॉलीमरेज है, ये रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? दो फैक्टर्स की वजह से, जिसे हम पॉलीमरेज स्टॉलिंग भी बोलते हैं। कौन से दो फैक्टर्स है? इस रुकने वाली जो प्रोसेस है, इसको जो रोका गया है, इसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज स्टॉलिंग। एंड यहाँ पे दो फैक्टर्स आते हैं, दैट इज निगेटिव इलोंगेशन फैक्टर, जो इसको रोकता है कि भैया इलोंगेशन नहीं होना चाहिए। नाम से ही समझ में आ रहा है, निगेटिव इलोंगेशन फैक्टर, ये रोकता है उसको। साथ ही साथ वन मोर फैक्टर इज देयर, दैट इज DRB सेंसिटिविटी इंड्यूसिंग फैक्टर। ये भी क्या करता है? हमारा सेंसिटिविटी इंड्यूसिंग करता है और यहाँ पे इसको रोक देता है। अब समझ में आया आपको कि ये दो फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। चलिए इनके नाम को इरेज कर देता है और फैक्टर को समझते हैं। ठीक है, ये एक फैक्टर था, एक दूसरा फैक्टर था। अब इनको रिमूव करने का काम कौन करता है? क्योंकि इलोंगेशन तो हमको करनी है, तो इनको रिमूव करने का काम करता है पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर। ये जाता है इनके पास, इनको दे देता है फॉस्फेट, इसको एक फॉस्फेट दे देता है, इसको भी एक फॉस्फेट दे देता है और इनको बोलता है निकलो, आपका काम हो गया, और ये चले जाते हैं। ठीक है, इनको रिमूव कर देता है। अब क्या होगा? अब इलोंगेशन आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो निगेटिव इलोंगेशन फैक्टर, ये कंट्रोल एंड रेगुलेशन का काम कर सकते हैं। जो दोनों मैंने बात की थी यहाँ पे, ये जो दोनों थे हमारे, ये रेगुलेट कर सकते हैं हमारे इलोंगेशन को, मतलब इनडायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये रेगुलेशन का काम करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होगा। अभी हमारा जो इलोंगेशन है वो कंटिन्यू चल रहा है। अब ड्यूरिंग दैट इलोंगेशन कुछ मॉडिफिकेशन हमारे mRNA में देखने को मिलते हैं। mRNA में क्या हो? mRNA मतलब ये किससे बना होगा बेटा? न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। ठीक है, GCAU, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। तो यहाँ पे जो ग्वानिन होता है, यहाँ पे क्या होता है? ये जो दिख रहा है ग्वानिन, इस ग्वानिन के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन में क्या होता है? ये रहा हमारा एक ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ये क्या है? हमारा एक ग्वानिन का स्ट्रक्चर। यहां पे मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो 7th पोजीशन पे क्या हो जाता है? एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाता है? मिथाइल ग्रुप, और इसी को बोलते हैं हम मिथाइल 7 ग्वानिन, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिंग प्रोसेस। अब इसको कैपिंग प्रोसेस क्यों बोलते हैं, या फिर ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है? ताकि जो हमारा mRNA है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसको क्या किया जाए? किसी भी एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है जो क्या कर सकती है? इसको ब्रेक कर सकती है। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये कैपिंग जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की तरह काम करती है, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। क्लियर है बेटा इतना? ये सब होने के बाद अब देखेंगे हम, ये होने के बाद, कैपिंग होने के बाद, यहां पे स्प्लाइसिंग एंजाइम्स रिक्रूट किए जाते हैं। अब बोलोगे स्प्लाइसिंग एंजाइम का काम क्या है? स्प्लाइसिंग एंजाइम का काम यह है कि जो इंट्रॉन्स एज वेल एज एक्सॉन्स हमको यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं। एक्सॉन को हम बोलते हैं कोडिंग रीजन, और इंट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग रीजन्स। और यहाँ पे जो इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, इनको ब्रेक करने का, इनको बाहर निकालने का, सिर्फ कोडिंग रीजन को वहां पे रखने का काम कौन करता है? स्प्लाइसिंग एंजाइम। स्प्लाइसिंग एंजाइम काम करता है, उनको निकालता है इंट्रॉन्स को, और एक्सॉन्स को ही रहने देता है वहां पे। मतलब कि कोडिंग रीजन ही रहने देता है, जो नॉन कोडिंग रीजन होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से स्प्लाइसिंग एंजाइम काम करता है। तो ये दो मॉडिफिकेशन हमारे mRNA में ड्यूरिंग इलोंगेशन ही होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, अब हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो जीन के एंडिंग में आ गया, अब टर्मिनेशन करने की जरूरत है। तो टर्मिनेशन क्या होता है? जब टर्मिनेशन की बारी आती है तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, दैट इज एडेनाइन एडेनाइन यूरासिल एडेनाइन 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 AAU ये सीक्वेंस जैसे ही दिखता है तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आते हैं। ये क्या करता है? रिक्रूट करता है कुछ फैक्टर्स को, लाइक अगर मैं बोलूं क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड क्लीवेज प्रमोटिंग फैक्टर। अब ये क्लीवेज को प्रमोट करने वाला है या फिर क्लीवेज को स्टिमुलेट करने वाला फैक्टर है, तो क्या करेगा? ये क्लीवेज की तरफ बढ़ाएगा उसको, और ये जैसे ही फैक्टर यहाँ पे बाइंड करते हैं तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है, दैट इज पॉलीमरेज। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट क्या है? पॉलीमरेज एंजाइम है। अब जैसे ये पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करता है तो क्या होता है? हमारा जो ये जो RNA पॉलीमरेज 2 है, पॉलीमरेज 2 है, ये क्या हो जाता है? निकल जाता है, और जिसकी वजह से टर्मिनेशन हो जाता है। अब क्या होगा? जो mRNA है वो तो हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम है, दैट इज पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 2, वो अभी क्या करेगा? डिसकंटिन्यू कर चुका है। तो जो mRNA फॉर्म हुआ है,
यहाँ पे ये जो पॉली ए पॉलीमरेज है, जो कि एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमरेज है, ये यहाँ पे पॉली ए टेल ऐड कर देता है। पॉली ए मतलब एडेनाइन 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 का क्या कर देगा, एडिशन कर देगा, मतलब नाइट्रोजन बेस का क्या कर देगा, एडेनाइन जो नाइट्रोजन बेस है या जो न्यूक्लियोटाइड है उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा बेटा। क्लियर है इतनी चीज। अब ऐसा किया क्यों, ऐसा किया क्यों, पॉली ए पॉलीमरेज है, ठीक है, पॉली एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन, जैसे ही पॉली एडिनाइलेशन हुआ, अब इसका फंक्शन क्या होता होगा, इसका फंक्शन क्या है भैया, आपने पॉली ए तो ऐड कर दिया, एडेनाइन एडेनाइन बार बार ऐड कर दिया, अब बताना मुझे, हमने इस एंड पे तो क्या कर दी, कैपिंग कर दी, लेकिन इस एंड पे तो कुछ भी नहीं किया ना, इसीलिए जो पॉली ए टेल है अगर वो बन गई तो एक्सोन्यूक्लियस जब कट करते रहेगा या फिर इस न्यूक्लियस की तरह मतलब इसको कट करते जाएगा, तो यहाँ पे जो मेन पोर्शन है इसको कट करने में उसको बहुत टाइम लगेगा, तब तक से हमारा जो mRNA है वो तब तक के ट्रांसलेट हो जाएगा, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना लेगा। तो ये पॉली ए टेल क्या करता है, हमको हेल्प करता है हमारे जो एक्सोन्यूक्लियस है उससे बचाने में। दोनों के दोनों कैपिंग एज वेल एज पॉली ए टेल क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उस mRNA को डिग्रेड होने में। क्लियर है बेटा ये चीज, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन तीनों चीज क्लियर होगी। अब जो ये कैपिंग बोल सकते हैं, स्प्लाइसिंग बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है पॉली ए टेल में किसी को कंफ्यूजन हो, तो इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, हम हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपको क्या कर सके, पूरी तरीके से सपोर्ट कर सके। अदर देन दिस, और एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत समझना जरूरी है। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमारे जो प्रोकैरियोट्स है उसमें क्या देखने को मिलता है, हमको एक सिंपल डीएनए देखने को मिलता है, उसमें ऐसा कुछ भी कंडेंस फॉर्म नहीं होता है। लेकिन मैं बात करता हूँ हमारी यूकैरियोटिक डीएनए की, तो वो एक कंडेंस फॉर्म में होता है, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, एक डीएनए पोर्शन है, इसको भी तो ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा ना, इससे भी तो एक mRNA बनेगा। अगर यहाँ पे कोई मेरा इंपॉर्टेंट जीन है उसको भी तो ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, मेरा जो मैं जीन है उसको mRNA मतलब प्रोटीन बना सकता है उसका, जो उससे लिंक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये बनाने के लिए हमको इस पोर्शन को खोलना पड़ेगा ना, हिस्टोन प्रोटीन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, क्या बोले कि जो कंडेंस फॉर्म है उसको थोड़ा सा फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यही होता है विद द हेल्प ऑफ सम कंट्रोल, दैट इज एसिटाइलेशन। जैसे ही देखिए यहाँ पे क्या है, कंडेंस है पूरा डीएनए, यहाँ पे क्या है, कंडेंस है पूरा डीएनए, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने फ्री फॉर्म में है डीएनए, फ्री फॉर्म में डीएनए है, और यहाँ पे अब ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, और यहाँ पे ही होता है ट्रांसक्रिप्शन जब एसिटाइलेशन हो जाएगा या फिर कोई भी एक मॉडिफिकेशन हो जाएगा, जैसे कि बोल सकते हैं हम क्रोमोसोम रीमॉडलिंग जिसे बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंडेंस है, यहाँ पे कैसे होगा बेटा, फ्री हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, अभी जो यहाँ पे पोर्शन था इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो बोल सकते हैं एडाप्टेशन हमारे यूकैरियोटिक सेल में हुआ है, और इस तरीके से हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए।